नमस्कार मित्रों। आज 2-3 दिन के बाद में काफ़ी व्यस्तता के कारण वीडियो बना नहीं पाए। आज का टॉपिक मूल अधिकार है। क्या होता है मूल अधिकार? ये सबसे ज़्यादा जानने का विषय है। मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार मतलब स्वयं का अधिकार, छोटी सी भाषा में कह सकते हैं। मूल अधिकार मतलब स्वयं का अधिकार। किसके प्रति? दूसरे के प्रति। भाई जहाँ जहाँ मूल अधिकारों का हनन होगा वहाँ वहाँ बातें आ जाएंगी कि भाई मेरा अधिकार हनन हो रहा है। जैसे मानवाधिकार भी बन गया, मानव का अधिकार मानवाधिकार बना, वैसा मूल अधिकार भी है हमारा स्वयं का अधिकार। क्या मेरा अधिकार है? भाई हम कहाँ कहाँ तक का खड़े हैं, कहाँ कहाँ तक का हमारी स्थितियाँ दूसरे से राज्य से लड़ने सक्षम है। भाई बहुत चीज़ें हैं, हमारे हनन हो जा रहा है किसी चीज़ का। जैसे हम पढ़ने बैठ जाएं तो पता चल जाए कि हम स्कूल में बैठ रहे हैं, हमको बैठने नहीं दिया जा रहा है साथ में, तो मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पर। अगर इसी तरीके से हम कहीं मंदिर में जाएं तो वहाँ पे भी स्थिति आ जाती है, तो मूल अधिकार का हनन हो जा रहा है। किसी कारखाना में लग रहे हैं, वहाँ पे भी नहीं व्यवस्था की जाए, हमारी नहीं बैठने की व्यवस्था की जाए, न कारखाने में लगाया न जाए, वो भी अधिकार का हनन हो जा रहा है। यही पता लगा हम और मेरे से एक मित्र दोनों साथ में एक अपराध कर दिए, जा करके पता लगा कि नहीं नहीं तुम छोड़ो, भाई हमको भी तो मेरा अधिकार का हनन, भाई जो जैसे वो छोड़ो हमको भी छोड़ दो। ऐसे बहुत से तमाम से अधिकार दिए गए हैं जो मूल अधिकार के अधीन आते हैं, क्योंकि हमको विधि के समान संरक्षण भी चाहिए, समान अधिकार चाहिए। जो विधि आपके लिए है वही विधि मेरे लिए होनी चाहिए। हम पर कोई इस आधार पर ना विभेद कर दे कि हमारा धर्म ये है, हमारी जाति ये है, हम किस मूल वंश के हैं, हमारा जेंडर कौन सा है, या तो हम किस स्थान के रहने वाले हैं, इस आधार पर कोई विभेद ना कर दे, उसके लिए भी मूल अधिकार चाहिए। भाई हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं नौकरी के लिए, पता लगा हम भर ही नहीं सकते। क्यों नहीं भर सकते? जब हमें उसका भी अधिकार चाहिए ना, उसका भी तो अधिकार हमारे लिए है कि आप भर दो, हम ना भरें। एक राज्य एक वैकेंसी निकाल दे कहे कि आप नहीं भर सकते हो, भाई वो मेरा अधिकार है, क्यों नहीं भर सकते भाई? ऐसे तमाम हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका समावेशन किया गया। उसी को एक पूरा लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक उसका समावेश किया गया है। बहुत चर्चाएं चली इसमें, कई दिनों तक का विधानसभा जो संविधान सभा हुई थी वहाँ पे बैठक हुई, उसमें कई दिन तक यही चीज़ के विषय पे चर्चा हुई। समितियों में हुई, बहुत दिनों तक का चर्चाएं इसी विषय पे हुई कि हमारा अधिकार मूल अधिकार के बारे में। अच्छा चीज़ है कि हमारे अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। मूल अधिकार के में पहला पॉइंट हम लेते हैं समता का अधिकार। मूल अधिकार वैसे 12 से 35 तक का डिफाइन है, उसमें कई हैं, लेकिन हम सबसे पहले लेंगे मूल अधिकार 12 से 35 है। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा है वो है समता का अधिकार, समानता का अधिकार। हमको समानता चाहिए हर चीज़ में। तो भाई पहला टॉपिक समानता का अधिकार कहाँ से दिया गया? 14 से आपका 18 में। सारा टेस्ट निकाला जा रहा है। अब हमने यहाँ लिख तो दिया समानता का अधिकार 14 से 18 में बढ़े थे, तो
आप सबके के सभी के मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो 12-13 क्या है? आपके आर्टिकल 12 और 13 में क्या चीज़ है? भाई 12 भी तो कुछ है, 13 भी तो कुछ है। बहुत से चैनल में बहुत चीज़ होती है, 12 में परिभाषा दी गई है। अरे किस चीज़ की परिभाषा दी गई है भाई? 12 में क्या परिभाषा दी गई है, ये भी तो डिफाइन करना है भाई। हमको अगर रटना नहीं है, हमको उसको चिंतन करना उसी चीज़ पे लेकर के, हम कहाँ कहाँ तक हमारे राइट्स हैं। तो इस पर तो पता चले कि क्या है हर आर्टिकल के मूल अधिकार। बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसको ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में। तो हम आ जाते हैं आर्टिकल 12 पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग आर्टिकल 12 क्या कहता है, उसके बाद समानता का अधिकार चालू करेंगे। पहले आर्टिकल 12। तो आर्टिकल आपका जो 12 है सही है, परिभाषा है, ये चीज एकदम सही है, परिभाषा है। लेकिन किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। लेकिन राज्य की क्या परिभाषा है, ये भी चीज है। राज्य की क्या परिभाषा? राज्य क्या? भारत एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, बिहार एक राज्य है। ये थोड़ी ना परिभाषा हो गई राज्य की। भाई हम मूल अधिकार मतलब सीधी बात है, हमारा स्वयं का अधिकार है। हम किसके प्रति, हमको भाई कुछ राज्यों के कर्तव्य होंगे, हम राज्य के अगेंस्ट होंगे। भाई राज्य हमारे लिए खिलाफ में ये चीज़ करेगा, हम उसके लिए खड़ेंगे। भाई मेरा मूल अधिकार है, हमें वो कर लो। राज्य को भाई वो मिलेगा, भाई राज्य के प्रति हमारा होगा। तो पहले किस किस के राज्य में क्या है पता लगा। हम राज्य को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए, राज्य है, परिभाषा दी गई राज्य में। अब हम कह रहे हैं चलिए हम आपको छोटी सी चीज़ कहते हैं, हम कह रहे हैं कि कोई एक औद्योगिक संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, क्या ये भी राज्य में शामिल है? दूसरी चीज की वैज्ञानिक जो है, क्या ये भी राज्य में शामिल है? नहीं शामिल है। इसका विवाद हुआ था, बहुत वाद हैं। वाद के बारे में एक डिटेल बाद में प्रोवाइड करा देंगे। अलग अलग वाद की पूरी एक डिटेल एक पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, किससे संबंधित है। आते हैं मेन चीज पे, राज्य क्या है। भाई राज्य को डिफाइन कैसे करोगे? भाई यहाँ तो जरा जरा चीज़ों पे होने के लिए माननीय न्यायालय बनी हुई है, जो हर चीज़ की बहुत ही गहनता से अध्ययन और परिशीलन करने के उपरांत उस पर अपना निर्णय देती है। तो हम राज्य को डिफाइन करते हैं। राज्य क्या है? भारत और संसद, या कहिए भारत सरकार राज्य है, संसद राज्य है। राज्य क्षेत्र, राज्य की सरकार भी है और इसके अधीन विधानमंडल क्षेत्र, विधानमंडल, ये तो राज्य है। अभी यही नहीं राज्य है, इसके अतिरिक्त और भी चीजें आती हैं आपकी। तीसरा अन्य प्राधिकार। अब अन्य प्राधिकार क्या है, ये भी सोचने की विषय है। भाई आप तो जानते हैं भारत है, राज्य क्षेत्र है, इसके अधीन विधानमंडल है, और भारत का राज्य क्षेत्र के अधीन भी जितने भी हो वो भी आता है राज्य क्षेत्र। अन्य प्राधिकार के अंदर जैसे आपके आगे स्थानीय, अंदर आपके नगर पालिकाएं भी आती हैं, पंचायतें आती हैं, सभी इस प्रकार की जितनी भी हैं अन्य प्राधिकार सब इसी के अधीन आते हैं। इसके बाद हमारा कई कारखाने जिसमें कानून हमारा लागू होता है, जितने भी जिसके में कानून लागू होगा वो सब राज्य के अधीन शामिल हो जाएंगे। कोई भी कारखाना, आपका LIC भी राज्य के अधीन आता है, वित्त आयोग भी राज्य के अधीन आता है, तमाम इसी प्रकार के। ये अगर पूछ ले क्वेश्चन, भाई LIC राज्य के अधीन है, LIC आ जाए क्वेश्चन,
सीधे कह दे, अनुच्छेद 12 में राज्य परिभाषित है। नंबर 1 भारतीय जीवन बीमा निगम, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा औद्योगिक संस्थान। तो आप आगे आप बताइए क्या है, कंफ्यूजन, बहुत चीज़ें हैं, अलग चीज़ें। तो LIC भी है, वित्त आयोग भी है, जितना भी कानून के अधीन आएगा सब आएगा। वित्त आयोग भी आएगा, ये सब राज्य के अधीन आएंगे। अब तो हमारे हिसाब से अब राज्य की परिभाषा समझ गए होंगे, वाद बहुत हैं इसमें भी। अब आप राज्य की परिभाषा है कि राज्य को, अब आर्टिकल 12 में राज्य जो डिफाइन है, आप समझ गए राज्य क्या है, वित्त आयोग है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। एक असंवैधिक कोई भी ऐसी पंजीकृत समिति नहीं है, इसका भी वाद हुआ था। कई वाद हैं इसमें भी, जैसे आपका औद्योगिक संस्थान की जो मैंने बात कर दी वो है, और वैज्ञानिक, ये सब नहीं आते हैं। ये 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये चीज़ है, इसमें न्यायालय में हुआ था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ वाद नहीं आता रहा, उस बेस पे भी वाद पड़ा था, तो उस समिति को भी यही चीज़ सामने आ गई थी। तो वो 3 चीज़ें हैं जो आगे थोड़ा सा बता देंगे, अभी ध्यान में नहीं है कि वो आपका राज्य नहीं है। बाकी आपकी जितनी भी हैं, भारत सरकार हो, भारत सरकार के अधीन, क्षेत्र के अधीन हो, संसद हो, राज्य के हो, विधानमंडल क्षेत्र के अधीन हो, मतलब जितनी भी अन्य प्राधिकार में लोकल आपकी स्थानीय बॉडी जितनी होती हैं, जैसे नगर पालिकाएँ हो गई, और इस तरीके सभी इसमें शामिल आते हैं। और उसी प्रकार LIC भी वित्त आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LIC या वित्त आयोग की वाली चीज़ें, ये पूछ सकता है, तो इसी ध्यान में। ये आपकी हो गया आर्टिकल 12। नोट कर लीजिए, चाहे नोट करके समझा दे, अब इसको वीडियो को पुश कर सुनते रहिएगा, कान में लगा लीजिए, सुनते रहिए, आराम से सब अधिकार के बारे में पता चल जाएगा। ये आर्टिकल 12 की बात हो रही थी। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। क्या है आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 जो है, आपको ये बताता है कि जब से हमारा ये आया, अमल में लाया गया अधिकार का संविधान, जब से अमल में लाया संविधान, तो उस तारीख के पूर्व की, ध्यान से सुनिएगा, जब से संविधान अमल में लाया गया उस तारीख के पूर्व की वो सभी विधियां, वो सभी एक्ट मान्य तो होंगे, लेकिन कब तक मान्य होंगे? जब तक आपके मूल अधिकारों का हनन न करते हों। जहाँ जो भी एक्ट मूल अधिकार का हनन कर देता है, वो इस जगह पर वो एक्ट शून्य हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है, छोटी सी बात है। अब इसमें आप जोड़ लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। सिंपल से कोई भी एक्ट ले लीजिए जो जैसे पुराने हों, हमारे मूल अधिकार का हनन कर देंगे, वहीं पे वो शून्य हो जाएंगे। अगर हाँ मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं तो वो लागू रहेंगे। ये आर्टिकल 13 कह देता है। आगे इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मेन पॉइंट पर, समानता के अधिकार पर। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता व संरक्षण। क्या है विधि की समक्ष समता? विधि के समक्ष समता और संरक्षण की जो बात हो रही है, यहां पर एक चीज है विधि। जैसे अभी हमने कुछ समय पूर्व हमने आपसे
इस चीज़ का डिस्कस किया कि अगर हम या कोई और व्यक्ति दूसरा एक ही कार्य करता है, समान का एक ही वर्क करता है, किंतु उसके लिए हमको ज़्यादा दंड मिल जाए, काम सेम है, वर्क सेम है, अपराध सेम है, अपराध एक ही है, और उसके लिए हमको अधिक दंड मिल जाए और दूसरे व्यक्ति को कम दंड मिले, तो विधिक संरक्षण कहाँ रह जाता है? समता कहाँ रह गई? अब विधिक समता कहाँ रह गई फिर यहाँ पर? भाई दोनों में भिन्नताएं आ गई। भाई वो भी अपराध किया है और हम भी वो किए हैं, तो कैसे हो सकता है? ये तो हो गया आपका एक उदाहरण तौर पर। ये दो है विधि के समझ समता, ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, नागरिक, और नागरिक नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। ये आप ध्यान दिए रहिएगा। विधि के समझ समता प्रत्येक नागरिक ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। समानता होनी चाहिए हर चीज में विधि के समक्ष। अपने आप ये डिनोट कर दे रहा है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं, हवा में लग रहा, बस इतना पर्याप्त है इसके लिए। प्रत्येक नागरिक को हो, चाहे वो छोटी सी, इसी भाषा में बता देते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन कोई भी नागरिक हो या व्यक्ति हो, उसको विधि के समान संरक्षण समता मिलेगी। ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, ये हमारा ही अधिकार है, मूल अधिकार, ये हमारा ही राइट है। नोट करो, ज़्यादा लंबा नहीं, बस छोटा छोटा इसका टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ का नहीं है। बाकी अगर डिफाइन करें तो आर्टिकल 14 को ही डिफाइन करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। चलिए ठीक है, नोट। आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। करेगा या फिर विभेद नहीं करेगा। जो आपकी भाषा सरल भाषा है, आप सिंपल है, विभेद नहीं करेगा, सीधे। क्या है ये? आर्टिकल 15 पता लगा आप किस आधार पे इसको कर दिए कि पता लगा कोई चीज़ आई उसमें कह दे कि वो फलाना जाति का है और उस पर कोई आपका उसको वहाँ से बाहर रखो, इससे कोई मतलब नहीं, ये इसमें संबंधित नहीं होगा, हमारे किसी सम्मेलन में शामिल नहीं होगा, हमारे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, ये फलाना जाति का है। पता लगा वो उस मूल स्थान का है, भाई वो मूल स्थान वाले हमारे किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होंगे। राज्य के प्रति बात कर रहे हैं, विभेद नहीं करेगा। राज्य को का भी कर्तव्य है, राज्य के प्रति भी है, राज्य का भी कर्तव्य है कोई ऐसा कार्य ना करे। भाई हम ही कहीं अगर जा रहे हों और हमारे साथ ही कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जाए कि हमको कह दे कि नहीं तुम इस जाति के हो, फिर इस धर्म के हो, इसलिए हम तुमको हम अपने साथ सम्मेलन में शामिल नहीं करेंगे, तो आपका अधिकार का हनन हो जा रहा है ना वहाँ पे। भाई क्यों नहीं करेंगे भाई? जो सार्वजनिक सम्मेलन हो रहे हैं भाई, तो राज्य का कर्तव्य भी है और राज्य का वो भी है कि भाई आप इस करेंगे तो हम किसको करेंगे? हम उसको, फिर हम तो भाई कोर्ट में जाएंगे ना इस चीज़ का भाई लेकर के, हम अपनी याचिका दाखिल करेंगे। भाई ऐसी चीज़ें हैं, हमारे राइट्स का हनन हो रहा है यहाँ पर।
पता लगा वही चीज़, सेम सिंपल सी चीज़ है। कोई भी केवल मात्र धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान और जाति के आधार पर, सॉरी दो बार जाति हो गई, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें 15 और 1 और 2 में तो साफ साफ यही चीज़ डिफाइन की गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें हमको थोड़ा बहुत, अगर नहीं होगा तो भेद नहीं, भेदभाव की बात नहीं हो रही है, इसमें अगर थोड़ी बहुत ऐसी भी चीज़ें अपवाद, एक्सेप्शन है, अगर उनको हम नहीं समझ करेंगे तो वो ऊपर नहीं उठेंगे। 15, 1, 2 तो सही है, यही कहता कोई भेद नहीं करेगा। लेकिन 3 और 4 चेंजेस कर देते हैं। 15, 3 और 15, 4 चेंजेस कर देते हैं। देखिए, तीन और चार, जो 15, 3 और 4 है, उसमें अपवाद है, उसमें अपवाद दिया गया है। किसके लिए? 15, 3 में और 4 में ऑब्जेक्शन है, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सामाजिक रूप से, ध्यान दीजिए, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े, SC और ST के लिए ये चीज आ गई। इसलिए एक्सेप्शन है, ये अपवाद है 3, 4। सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े, बहुत बड़ी चीज हो गई यहाँ पर। इसका निर्धारण कैसे कर लेंगे हम कि फलाना व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है? भाई कैसे हम इसका निर्धारण करेंगे? तो ये आपका, बस समझ जाइए 15, 4 में इसका निर्धारण कैसे करेंगे भाई कि ये सामाजिक रूप से पिछड़ा है कि कैसा है। तो इसका निर्धारण हम 15, 4 में व्याख्यान दिया गया है। ये पूछ सकता है कि 15, 4 के बारे में कुछ नहीं, सीधे कह दे कि सामाजिक रूप से पिछड़े और का व्याख्यान किस में कहा गया है, तो 15, 4 में कहा गया है। कि भाई कैसे डिनोट करेंगे कि पिछड़ा है? भाई एक स्वाभाविक है, इसके लिए कुछ ना कुछ गठन किया जाएगा, एक समय एक निर्धारित होगी। राज्य एक, या तो वो कर दे भाई, राज को ही तो पावर दे दी गई। अरे बहुत आपको 15, 3 में वो भी तो दे दिया गया, संसद को भी तो एक पावर दे दी गई भाई, संसद भी तो कुछ ना कुछ है, वो भी तो कर सकती है, शक्तियां दे दी गई, कई चीजें हैं। सॉरी, संसद को शक्ति, इसकी बात तो माफ़ी चाहेंगे, संसद की शक्ति वाली बात तो थोड़ा कंफ्यूजन थी, वही थोड़ा सा हमको देखना पड़ गया कि इसमें संसद की शक्ति नहीं, इसमें वही चीज़ है, राज्य को एक वो दे दिया गया। भाई अब कैसे आप निर्धारित करोगे कि भाई सामाजिक रूप से या फिर शैक्षिक रूप से पिछड़ा है? सामाजिक रूप से पिछड़े का मतलब क्या, किस आधार पर मान लोगे?
जाति आधार पे भी आर्थिक आधार मान लोगे। हम कह रहे हैं कि वो पिछड़ा है, हमें मान लें कि वो जाति आधार पे हम पिछड़ा नहीं, तो मान सकते हैं ना उसको कि जाति है, फलाना जाति है। अब सोचने वाली बात है, जैसे हम किसी एक जाति को ले लेते हैं, कोई भी एक जाति ले लीजिए, उदाहरण किसी भी जाति को आप ले लीजिए और कह दें कि इस जाति के लोग पिछड़े हैं, और उसी जाति के लोग एक बिजनेसमैन हैं, और उसी जाति के लोग आपके नीचे भी हैं। तो भाई जाति आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए राज्य निर्धारित करना, इसलिए निर्धारण करना पड़ जाएगा कि भाई किस आधार पे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा विषय है कि हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो उसका प्रावधान दिया गया है 15(4) में, क्या चीज़ें हैं। दूसरा आता है आर्टिकल 16। छोटा छोटा टॉपिक है, समझा दे रहे हैं, इससे ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे इस पर आप ना करेगा, छोटे छोटे टॉपिक के बारे में ही बता दे रहे हैं। आर्टिकल 16 आता है। आर्टिकल 16 में भी आप कर रहे हैं लोक। इसको और सरल भाषा में लिख दिया जाए, लोक अवसरों में समता। समानता का अधिकार चल रहा है, लोक अवसर की समता क्या हो गई? हमने जैसे आपको बताया कि फॉर्म सबमिट कर दिए, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट की बात आ गई तो पता लगे हमारे लिए वैकेंसी नहीं, जबकि आपके पास एक्सेप्शन है इसका भी अपवाद है। अब जैसे कि एक परसेंटेज निर्धारित कर दिया गया, जैसे हमने मान लीजिए अगर हम लेखपाल की भर्ती मानते हैं, चलो लेखपाल की भर्ती निकली, लेखपाल की भर्ती में 50% आरक्षण हम अब आज से मान लीजिए हम ले लेते हैं 2015 की लेते हैं। 2015 में लेखपाल की भर्ती निकली जिसमें 5000 वैकेंसी थी, 50% आरक्षित थी। 50% आरक्षित सीट में हमारे पास ओबीसी की जो कैंडिडेट थे या फिर किसी के भी एससी के थे, एससी से सबका निर्धारण है। उस निर्धारण आधार पे हमको वो कैंडिडेट ना मिले, हमको वो कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं, जैसे हमारे पास में 1000 सीटें हैं और 1000 सीटें फिलअप नहीं हो पाई उस समय, और वैकेंसी रहेगी 500, और वो 500 वैकेंसी के लिए एक अलग फॉर्म निकाल करके आप कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, इसमें किसी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसी की वैकेंसी है। लेकिन अगर आप केवल इस आधार पर निकाल देंगे, नहीं केवल अब एक अमुक जाति ही, अमुक वर्ग ही आपका भर्ती होगा, वही होगा, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे समता का अवसर कहाँ हो जाएगा भाई, समान कहाँ है भाई, ये सबके लिए समान होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, ये नोट करिएगा। आर्टिकल 16 भारत के नागरिकों को मात्र प्राप्त है और विदेशी नागरिक को नहीं, भारत के नागरिक को। ये चीज़ सोचने वाली बात है कि हमको समानता का अधिकार होना चाहिए। एक उदाहरण इसलिए हम बता देते हैं किसी चीज़ के बारे में जिससे दिमाग में बैठ जाए। एक तरीका है भाई, हमको समानता तभी तो मिलेगी। और आप किस किस चीज़ में हो जा रहे हैं समानता? भाई लोक अवसर की बात हो रही है समान चीज़ में। ये पॉइंट यहीं पे नहीं, ये विधानसभा के आरक्षणों में भी लागू। हर जगह जहाँ आरक्षण के शब्द का यूज हुआ वो वही चीज़ सामने आ जाती है। इसमें निर्धारित किया गया है भाई उन चीज़ों को छोड़ करके है कि जहाँ पे उनके प्रतिनिधित्व की बात हो गई, कहाँ पे तो ये चीज़ आ गई कि हमको समानता का अधिकार दिया जाता है। ये आप पे आ गए लोग, इसमें भी है 1-2 में चीज़ दिया गया, 3-4 में एक्सेप्शन दे दिया गया। एक्सेप्शन उन्हीं का दिया गया है, जैसे उसमें बताए थे 15 में 3-4 में एक्सेप्शन है, सेम कंडीशन इसमें भी एक्सेप्शन वही चीज़ का है कि इस आधार पर हम उनका करेंगे, SC ST OBC और इन सब का। तो ये भी भाई देखिए, आप फॉर्म सबमिट करते हो खुद देखते होंगे आपको हॉरिजॉन्टल आपका आरक्षण महिलाओं को मिलता है और सारी कई चीज़ें हैं। तो इसमें भी एक वही क्राइटेरिया है सेम। 16, 3 और 4 में एक्सेप्शन, 3 नहीं, 16 का 3 है, 4 है, 4 का है, खा है, 5 कई चीज़ें खंड हैं, उसमें भी इस चीज़ के बारे में डिफाइन किया गया है।
तो ये चीज़ इसमें 16 में आ गई। 16 के 1-2 में तो आपको बता दिए। हाँ, एक चीज़ और सोचने की चीज़ है कि अगर इसकी बात आती है, हाँ इस आधार पे भी आर्टिकल सब हैं, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो। इससे पहले इसको आप इसमें 15 का भी जोड़ दिए, जो हमने बताया था, जाति, धर्म और लिंग, मूल स्थान, और इस आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, ये उसमें भी ये भी लागू होता है। पता लगा लोक नियोजन की क्षमता की बात करें, उस आधार पर ही हमारा विभेद कर देना सेम है, उस आधार पर भी विभेद नहीं करेंगे। पावर दी गई है संसद को, आर्टिकल संसद को, इसी में, हाँ इसी में दी गई है पावर, उसकी बात नहीं करें। इसी में 16 में दी गई पावर, 3 में दी गई है संसद को शक्ति बनाने की, 3 में पावर दी गई है। इसमें राज्य को भी एक पौधे दी गई है, भाई राज्य के पास भी पावर इस चीज़ का, भाई वो निर्धारण करे, जो आपको बता दें 50% भाई उसको एक वो कर सकती है। तो एक्सेप्शन तौर पे 16(4) की बात हो रही है, यही एक्सेप्शन टाइप का है 4 का में, कि मतलब आप एक 50% आरक्षण का निकला ओबीसी का, और उसमें आप उस साल भर्ती नहीं कर पाए, तो आप अलग से एक वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं उसकी, उसके लिए कोई अपवाद नहीं है। उसमें किसी का मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो पाएगा, और मूल अधिकार को इसमें अब वो नहीं कर पाएगा, चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये चीज़ इसमें निर्धारित की गई है। इसके बाद में अगला चीज टॉपिक है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अपने आप में ही आप ये बहुत सुने आ रहे होंगे, छुआछूत का अंत चाहे कहिए, चाहे अस्पृश्यता का अंत करिए, ये आर्टिकल 17 में डिफाइन है अस्पृश्यता का अंत। ये भी आर्टिकल अस्पृश्यता, ये छुआछूत के अंत की बात आती है तो कोई भी राज्य होगा या फिर कोई भी ऐसा भी व्यक्ति या राज्य उसको राज्य को उससे वो भी कर सकता है कि कोई इस आधार पर अस्पृश्यता छुआछूत नहीं मानेगा। किस आधार पर? वो भी मान सकते हैं, जाति धर्म लिंग भेदभाव मूल स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई अस्पृश्यता नहीं, कोई भी छूत, सब नागरिक समान है। आप शुरू से लेकर के अभी तक चले आ रहे हैं मूल अधिकार के बारे में, समता भाई समानता, अगर आप इसको मानेंगे तो समानता किस चीज़ की रह गई भाई? शुरू से लेकर 14 से लेकर के आपको 15 हो गया, 16 सब में तो आप समानता समानता करते चले आ रहे हैं, 17 में आ गया तो क्या छुआछूत थोड़ी ना होगा? तो भाई इस चीज़ का खत्म होगा ये, भाई ये नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार नहीं। अगर ये रहेगी तो ये अधिकार का, मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। तो किसी प्रकार के कोई छुआछूत नहीं, हर प्रकार की अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ये आर्टिकल 17 में कहा गया है। बस इससे ज़्यादा नहीं बताना। इसी साथ सेम आखिरी है 18, ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत है। उपाधियों के अंत की बात होती है कि कोई भी है भारत राज्य क्षेत्र के अधीन, चाहे विदेशी हो चाहे कोई भारत राज्य के, तो कोई भी विदेशी जो लाभ का पद लिया हो। आर्टिकल 18 में भी कई चीज़ हैं। उपाधि किसी प्रकार का, इसमें 2 चीज़ हैं, क्वेश्चन बन सकता है, विद्या और सेना। इन 2 संबंधी उपाधियों को छोड़ के, कौन? सेना की उपाधि और विद्या, मतलब एजुकेशन, विद्या से संबंधित, एजुकेशन से, विद्या से संबंधित उपाधियों को छोड़ करके, उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा, चाहे वो राज्य के अधीन कोई भी लाभ का अवसर ले रहा हो या फिर लेने वाला हो, वो कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये आर्टिकल 18 में सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। बस इतना आपका समानता का अधिकार है 14 से 18 के बारे में है। तो बहुत चीज़ें, लेकिन इतनी चीज़ें हैं जो पर्याप्त है जो यूपीएससी के लिए आने के लिए। इससे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। उसके लिए तो अगर अगर मूल अधिकार का अगर एक टॉपिक का ही अगर वीडियो बनाया जाए तो काफ़ी लंबा होता है। इसी साथ जय हिंद, जय भारत।